टीवी में मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। और इस हुकूमत के लिए भी गालिबन सबसे बड़ा मसला, और वो भी जब रमज़ान शरीफ भी हो, महंगाई है। इसीलिए अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया नहीं था कि उसी शब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना यानी उनके नामज़द करदा मोहतरम मुफ्ती इस्माइल वाशिंगटन रवाना हो गए। IMF और वर्ल्ड बैंक से मुलाकातें की, खुशखबरियाँ दी जो आज आप शायद सुर्खियों में सुन रहे होंगे, जिसमें उनका कहना है कि IMF हमारी शराइत मान चुका है, $2 अरब देगा। और फिर देखते हैं कि ये जो नई हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कह रही है कि इमरान खान ख़ज़ाना खाली छोड़ कर गए हैं, ये इसे किस तरह गैर मुल्की या मुल्की ज़राए से पुर करेंगे। हमारे साथ मुमताज़ माहिर मईशत मोहतरम डॉक्टर अशफाक हसन साहब हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आप हमेशा ज़हमत देता हूँ, मेरे लिए वक्त निकालते हैं। तो चले बराह रास्त ही आपसे सवाल कर लेता हूँ कि गालिबन ये तारीख़ी बात हुई, क्योंकि आपके तो पूरा पस मंज़र है कि अभी हुकूमत ने हल्फ उठाया ही नहीं था कि गालिबन उसी रात को उनके नामज़द करदा वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल साहब जो है वाशिंगटन रवाना हो गए। है ना बड़ी तारीख़ी बात डॉक्टर साहब? जी देखें, मेरे ख्याल में ये ऐसा तो नहीं हुआ है कि ये इधर इन्होंने ओथ लिया और चले गए। ये पहले से ही मेरा अपना हिसाब मैं समझता हूँ कि ये पहले से तय था। अच्छा। और इसलिए वो जैसे ही ओथ लिया और वो चले गए यहाँ से, तो जाके ठीक है, एक प्रोग्राम था जो स्टॉल था, उसको उन्होंने जाकर जिस वजह से स्टॉल था, हुकूमत पाकिस्तान ने उसको तस्लीम कर लिया कि ठीक है, हम ये काम करेंगे, तो आप प्रोग्राम को बहाल कर दें। तो जिसमें आप देखेंगे कि कुछ पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी हमारे यहाँ पर, कुछ बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी हमारे यहाँ पर। इसी तरीके से आप कुछ टैक्स के मेजर्स भी हमें कहे जाएंगे कि लें, कुछ हमें इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। तो ये तमाम ये इक़दाम होंगे जो हमने तकरीबन उनके साथ एग्री कर लिया है। अब उनकी एक टीम आएगी नेक्स्ट मंथ, मई के महीने में, गालिबन ईद के बाद, जिससे बातचीत होगी अगले बजट के हवाले से, कि जो हम जून में बजट पेश करने जा रहे हैं, तो उस बजट का खदुखाल क्या होगा, बजट की क्या तरजीहात होगी, क्या रेवेन्यू के टारगेट होंगे, क्या बजट के खसारे का टारगेट होगा, ये तमाम चीज़ें IMF के साथ उस वक्त तय होंगी। तो मेरे ख्याल में कि जब ये मिशन जाएगा तो ये तकरीबन उनको पाकिस्तान को $1 बिलियन जो है वो हमें मिल जाएगा। और वो तो $1 बिलियन जो है जैसे ही हम अनाउंस कर देंगे पेट्रोल की प्राइसेस पे और बिजली की कीमतों पे कुछ आगे की तरफ में, तो वो $1 बिलियन हमें रिलीज़ कर देंगे, जो एक तरीके से एक सपोर्ट होगा हमारे रिज़र्व के लिए। लेकिन ये कहना कि ख़ज़ाना खाली था, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा। देखें, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ। जो पीछे मईशत में बेहतरी आई है उसको भी बताना चाहूँगा मैं ज़रूर। जो कमज़ोरी थी, और मैं बार बार कहता रहा प्राइम मिनिस्टर को, पिछले वाले को, लेकिन कोई तवज्जो उस वक्त नहीं दी गई, तो वो भी मैं बताऊँगा। देखें, इस जो हमारी मईशत है, पिछले साल जो इकनॉमिक ग्रोथ है हमारा, वो 5.7% है। इस साल ये तकरीबन जब जून का महीना ख़त्म होगा, यानी कि ये मई के एंड में जब नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग होगी, तो इस साल का भी ग्रोथ आ जाएगा, जो मेरे ख्याल में 5% से स्लाइटली एबव होगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंडस्ट्रीज़ ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, तकरीबन क्लोज टू 8% ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ की भी है। कुछ क्रॉप सेक्टर है हमारे, जिसमें कॉटन है और शुगर केन है, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। गंदम में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हुई है जितना कि पिछले साल हुई थी, उसमें थोड़ी सी कमी होगी। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स है उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, कुछ 26-27% का ग्रोथ है। हमारे रेमिटेंस में भी काफ़ी ग्रोथ है, $30-31 बिलियन के रेमिटेंस भी आएंगे, जो कभी पाकिस्तान में इतना नहीं आया था पहले। जो कमज़ोरी रही है पिछली हुकूमत की, वो इम्पोर्ट को कर्व करने में नाकाम रहे।
और मैं बहुत चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि खुदा के वास्ते इंपोर्ट को करें ना। मैं बार बार कहता था, आपके प्रोग्राम में भी आप निकाल के देखे पिछले, मैंने कहा था कि पाकिस्तान को इस वक्त अग्रेसिव एंड येट सिलेक्टिव इंपोर्ट कंपटीशन पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि वो आप नॉन एसेंशियल इंपोर्ट जो इंपोर्ट्स हैं उनको अग्रेसिवली कट करें, बिल्कुल, ताकि डॉलर बचाएं, आप डॉलर बचाएं। लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। जहां एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा हुआ है 26-27%, उससे डबल जो है तकरीबन वो इंपोर्ट भी बढ़ा हुआ है। तो जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो काफ़ी डिफिकल्ट। अगर आप मुझे इजाज़त दें कि आप और हम डिस्कस करते रहे, और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आपको मैं बिल्कुल एक आप पॉलिटिकल रहे हैं, आप बिल्कुल उसमें नहीं देते यानी। लेकिन ये जो बयानिया मुसलसल 4 साल तक था अपोजिशन ये का यही रहा ना कि IMF के चुंगल में इन्होंने फंसा दिया, IMF में जकड़ लिया, IMF के यहाँ हथियार डाल दिए। तो उस पस मंज़र में मैंने कहा था कि इसके मैंने हमारी इकॉनमी, चाहे इमरान खान आए, चाहे ये आए या कोई और भी आए, यानी हम हमारे मुस्तकबिल में भी IMF से तो नहीं निकल सकते। वी आर टोटली डिपेंडेबल अब आइंदा हमेशा के लिए। देखिए, बात यह है कि अगर हम बहैसियत कौम ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान की मईशत कोई और चलाए और हम उस पर खुश रहेंगे, तो ये एक पूरी कलेक्टिव डिसीजन है हुकूमत पाकिस्तान की। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए कि दुनिया में 190 मुल्क हैं जो IMF के मेंबर हैं। IMF के पास जिस तवातर से पाकिस्तान गया है, जा रहा है, वो चंद ही मुल्क हैं, कोई 13-14 के करीब ऐसे मुल्क हैं जो जाते रहते हैं रेगुलरली पाकिस्तान की तरह। लेकिन बाकी जो 170-72 मुल्क हैं, वो कैसे अपने मुल्क को चला रहे हैं? वो अपने घर को खुद ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम तो आदी हो गए हैं कि अपने घर को हमने ठीक करना ही नहीं है। जब मईशत की बात आए IMF के हवाले कर दो, बस ठीक है, हमें कुछ ना करना पड़े, सिर्फ जो IMF की तरफ से पॉलिसी आए उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाओ। भाई, हमने एक गाड़ी ड्राइव करनी सीखी है, लेकिन 34 साल से कभी खुद ड्राइव नहीं कर रहे हैं गाड़ी, तो हमने तो एक्सीडेंट करना ही करना है। हम 34 साल से IMF के पास हैं। अगर IMF में जाकर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होती तो 34 साल में क्यों नहीं हुई? अच्छा डॉक्टर, अगर जो लोग जाते हैं वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए नहीं जाते हैं। ये हमारा अपना एक फैसला है, कलेक्टिव फैसला हुकूमत पाकिस्तान का कि हम एक निकम्मे मुल्क हैं और हम अपनी मईशत को नहीं चला सकते हैं, लिहाजा हम IMF के पास जा रहे हैं। इससे ज़्यादा मेरे नज़दीक शर्म की कोई बात बहैसियत कौम नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक और बात है कि आप अमूमन खान साहब के बारे में सॉफ्ट रखते थे, इसलिए वो शायद मईशत को समझते नहीं थे, और हम आपसे पूछते रहे उनके इक़्तिसादी मैनेजर का, और कि इनके पास अभी तक ना शेख साहब नाकाम हुए, तरीन साहब, और आप ख़ास तौर पर गवर्नर स्टेट बैंक का कहते थे कि जनाब इनको तो फौरी तौर पर फारिग करना चाहिए। अब मुफ्ती इस्माइल साहब ठीक है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत पुराने आदमी हैं, अब ये किस टीम पे डिपेंड करेंगे? मेरे ख्याल गवर्नर स्टेट बैंक शायद तो उनकी मुद्दत के भी ये मसला है कि नहीं, पता नहीं, उनको हटाया नहीं जा सकता। तो ये जो क्या ये नई टीम, अपनी टीम, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये कारोबारी लोग हैं, शरीफ लोग, ये बिज़नेस अच्छा जानते हैं, इकॉनमी अच्छी जानते हैं, इनके दौर में इकॉनमी बेहतर रही है, तो मीडिया मैनेजर, इकोनॉमिक मैनेजर भी तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना। क्या इनके पास ऐसे अपने हैं कि जो रिप्लेस करेंगे खान साहब की और फिर बेहतर लाएंगे? देखिए मुजाहिद बहलवी साहब, IMF में जाना ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की वो होती है, हुक्म होता है कि पाकिस्तान को लाओ IMF में। अच्छा। 90 की दहाई में किसकी हुक्मरानी थी? यही PMLN की, और बारी बारी हुकूमत करते थे PMLN और पीपल्स पार्टी। तो 90 की दहाई पूरे हम IMF पे हमने गुजारा। फिर आ गए 2008 से 18, पूरी दहाई किसकी हुकूमत थी? PMLN और पीपल्स पार्टी। अब ये 2018 से 21 तक 22 तक जो रहे, ये हमारे खान साहब रहे, PTI की हुकूमत, ये भी गए।
अब जो हुकूमत अभी जब आएगी, क्योंकि ये तो उसी प्रोग्राम को, जो पिछले वाले प्रोग्राम को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है एक और साल के लिए, जो 22 सितंबर 2022 को ये ख़त्म हो रहा था इस साल, उसको जून 2023 तक एक्सटेंड कर दिया है और $2 बिलियन का इजाफा कर दिया, 6 बिलियन से 8 बिलियन। तो यही प्रोग्राम है जो आगे तक जाएगा। उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी उस पर इतना प्रेशर डाला जाएगा, लोगों की स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट होगी हुकूमत में कि लाओ पाकिस्तान को IMF में। देखें, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो न्यूक्लियर पावर हो और इस तवातर के साथ IMF में जाता हो। ये सिर्फ सेहरा जो है ये पाकिस्तान के पास है, तो और हर हुकूमत यही करती है। डॉक्टर जाएगी, तो आप आने वाले भी जाएंगे। डॉक्टर अब क्या करें? IMF पे तो हम चले गए, डिपेंड भी इन पे कर रहे हैं। अब इनसे हम क्या बेहतरी की उम्मीद तो रखनी चाहिए? खैर वैसे तो इनके पास ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है, बजट भी इनको जून पे लाना है, प्रेशर भी होगा, तो इतने कम वक्त में ये क्या कर सकेंगे? और दूसरे बहरहाल खास तौर पर पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा। कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इसकी वजह यह है कि IMF के प्रोग्राम से मईशत बेहतर नहीं होती है, ये समझ लें अपने जहन में। IMF के प्रोग्राम से मुल्क में गुर्बत बढ़ता है और मुल्क पे कर्जों का बोझ बढ़ता है, बस। फिर ये क्यों जाते हैं ऐसे? इन्हें भी तो पता है कि पॉपुलर नहीं है चीज, तो फिर क्यों गए? मैंने आपसे तो बार बार कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट होती है लोगों की, कि लेकर आओ। ये बिल्कुल उसी तरीके से मुजाहिद बरेली साहब, जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि जब ये मदरसे में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो मौलाना बहुत मारता है उन बच्चों को, तो बच्चे डर से कभी कहते हैं माँ को कि मैं स्कूल नहीं, आज मदरसे नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। कोई कहता है कि मैं बीमार हूँ, सर में दर्द है, बहाना करता है। तो क्या करता है मौलवी साहब? 4-5 तगड़े लड़कों को भेजते हैं घर में कि उसको उठा के ले आओ। फिर वो आते हैं, आके नॉक करते हैं दरवाजे पे कि मौलवी साहब कह रहे हैं कि फला पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया मदरसे में। उनको बुलाया जा रहा है, वो बच्चा रो रहा होता है अंदर में कि पेट में दर्द है। उसको पता है कि मुझे जाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी, लेकिन वो ज़बरदस्ती उठा के वो लड़के ले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर हुक्मरान ना भी चाहे तो लोगों को स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया जाता है कि इसको उठा के ले आओ हमारे पास में। और ये हुआ और ये होता रहेगा। ये तो इससे आप ये समझते हैं कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के अवाम महंगाई तले, कर्ज़ों तले, IMF के चुंगल तले दबे रहेंगे, निकलने का फिल वक्त ये आने 2023 में भी आएंगे, कोई रास्ता नहीं। ये हुकूमत वक्त को फैसला करना होगा, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर हमने बहैसियत कौम ये फैसला कर लिया है कि हमने IMF के पास ही रहना है, तो फिर ठीक है, ये फैसला है। फिर हमें कोई कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि ये महंगाई क्यों हो रही है, ये मुल्क में गुर्बत क्यों हो रही है, ये फला क्यों हो रही है। ये होगा, ये आपका फैसला है, आपने चूज किया है ये। लेकिन एज ए खुददार कौम के तौर पे अगर हम ये फैसला कर लें इनफ इज इनफ, हम अपने घर को खुद चलाएंगे। तकलीफ होगी, बिल्कुल तकलीफ सहेंगे, लेकिन हम घर को खुद चलाएंगे। हम 2004 से लेके 2008 तक किस तरीके से हम IMF से निकले रहे, और उस पीरियड की मईशत को देखें, बेहतरीन मईशत थी। आखिर हमने चला कर दिखाया कि हम अगर IMF में नहीं है तो फिर भी मईशत बेहतर तरीके से चल सकती है। लेकिन अगर एज ए कौम फैसला कर ले, एज ए डिफीटिस्ट अप्रोच एक्सेप्ट कर लें अपनी शिकस्त को कि हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर ठीक है। फिर डोंट कंप्लेन कि जी महंगाई क्यों हो रही है, बिजली की कीमत क्यों बढ़ रही है, गैस की कीमत क्यों बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है, टैक्सेस क्यों लग रहे हैं। डोंट कंप्लेन देन। लेकिन अपने घर को, अगर गैरतमंद कौम हो तो अपने घर को खुद सही करो। तकलीफ होगी, थोड़ी बहुत जरूर होगी। डॉक्टर शाहजान हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब का बहुत वादे दो टोक अल्फाज में ये कहना था कि IMF के वो तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे उस तरह मैं अदा भी नहीं कर सकता। कोई मुल्क माशी तौर पर आज़ाद नहीं हो सकता, मज़ीद मकरूज़ हो सकता है, मज़ीद उनके चुंगल में फंसेगा और ना इससे खुशहाली आएगी ना तरक्की आएगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
टीवी में मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। और जी हाँ, कोई 24वां दिन है और अभी तक हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। जो कुछ पंजाब की असम्बली में हुआ, जो मनाजिर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहा यह जाता है कि पंजाबी नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में, पार्लिमानी तारीख़ में ऐसा मंज़र पहले नहीं देखा गया। इस्लामाबाद के बाद पंजाब गवर्नमेंट तो जानी थी, लेकिन इस्लामाबाद में तो बड़ा शरीफाना तरीके से काम हो गया। यहाँ बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी हुए, फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, फिर चौधरियों के साथ जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा। और अब हमजा शहबाज साहब ने असम्बली के अंदर नहीं, किसी होटल में जाके हल्फ लिया और वो इस बात के मुंतज़र हैं कि गवर्नर उनका हल्फ ले। गवर्नर चीमा डटे हुए हैं कि जनाब वो उनसे हल्फ नहीं लेंगे। संजरानी साहब को भेजा गया, जहाज़ लाहौर खड़ा रहा, संजरानी साहब नहीं ले सके। और इस तमाम सूरत हाल के जो मरकज़ी किरदार हैं वो हमारे एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस साहब हैं। मैं बात बड़ा शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और कहा यही जा रहा है कि बेशुमार जो मसाइल हैं आइनी कानूनी, उसका एक महरक आप भी बन रहे हैं। तो पहले तो आप यही बताइए अहमद उवैस साहब कि आपकी क्या पोजीशन है इस वक्त आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, यानी कौन आपको हटा सकता है, कौन किसके आप ताबे हैं अहमद उवैस साहब? मेरा सवाल, आपका सवाल जो है वो बड़ा अच्छा सवाल है। इन हालात में तो मैं ये वाज़ेह कर दूं आपको कि मेरी ये जो ऑफिस है एडवोकेट जनरल का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। आर्टिकल 140 जो है आर्टिकल, उसके तहत एडवोकेट जनरल जो है वो किसी भी प्रोविंस में अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि फेडरल जो है गवर्नमेंट वो आर्टिकल 100 के तहत अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करती है। तो फेडरेशन में अटॉर्नी जनरल होता है और तमाम सूबों के अंदर एक एक एडवोकेट जनरल होता है। ये है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। और इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर करता है और विद द कंकरेंस ऑफ द गवर्नर। वो उनकी सिग्नेचर्स के बाद नोटिफिकेशन इशू होती है और अपॉइंटमेंट जो है वो हो जाती है। एंड रिमूवल का भी एक ही तरीका है कि वो चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को एडवाइस करेगा और गवर्नर जो है वो नोटिफिकेशन रिमूवल की करेगा। और रेजिग्नेशन का भी यही तरीका है कि एडवोकेट जनरल जो है वो डायरेक्ट इसका रिज़ाइन जो है रेजिग्नेशन वो गवर्नर को देगा और किसी को नहीं। ये इसका जो तरीक़ेकार है। और जब तक गवर्नर इसको ये मुझे, लेकिन अवैध भाई वो जो हुकूमती तर्जुमान तवातुर से ये कह रहे हैं, ख़ासतौर पर हमारी इन्फॉर्मेशन कि आप एडवोकेट जनरल की हैसियत से फंक्शनल नहीं रहे, गालिबन मैं सही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी आपको इस बात का इख्तियार नहीं है कि आप एडवोकेट जनरल की हैसियत से हुकूमत की तर्जुमानी करें, क्योंकि हुकूमत तो आपकी नहीं है, यानी तहरीक इंसाफ की। अहमद साहब नहीं, वे बड़ा सीधा है। देखें आइन के अंदर पूरा रास्ता दिया हुआ है, पूरा तरीक़ेकार बताया गया है। ये ये चाह रहे हैं कि आइन को बाईपास करके और तमाम वो मामलात जो आइन ने जो तरीक़ेकार बताया हुआ है उसको बिल्कुल बलाए ताक रख कर और उनकी डिज़ायर, उनकी विम के मुताबिक आइन को चलाया जाए, तो ये तो बहुत बड़ी क्राइसिस क्रिएट कर देगा और एनार्की क्रिएट हो जाएगी। आइन सुप्रीम है, बहरहाल सुप्रीम है। पार्लियामेंट में आइन बना और आइन बनने के बाद आइन जो है वो सुप्रीम है। उसका एक कॉमा आगे पीछे आपने करना हो तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको पार्लियामेंट में। तो उस आइन को अगर ये इस तरह से बदलने लगे कि ये जज साहब बैठ के फैसला कर देंगे तो फिर तो मसला ख़त्म हो गया सब कुछ। फिर तो आपने इस दफ़ा ये हरकत कर दिया कि आपने बग़ैर किसी ताले आज़मा के आपने आइन की धज्जियाँ खुद ही बिखेर दी। आपको याद होगा कि आज से बहुत साल पहले जब ज़ियाउल हक कूक करके और वो हुक्मरान बन गए और वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और वो चीफ आर्मी स्टाफ भी थे एंड देन वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि व्हाट इज़ दिस कॉन्स्टिट्यूशन,
It is a booklet of 10 to 12 pages. I can tear it out any time. लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने तो ये कहा था ना कि आई कैन टेयर इट आउट एनी टाइम। हमारे माशाल्लाह इस वक्त मिलजुल के, हमारे तमाम अदारे मिलजुल के इस वक्त उस आइन को हम सब लोग मिलके practically we have torn out the constitution of Pakistan and we are tearing it out। ये बड़ी ख़तरनाक बात है और बड़ी सख्त ये तकलीफ दह बात भी है। हमें सबको मिलके अपनी जान की परवाह किए बगैर आइन को संभालना होगा, बचाना होगा ताकि पाकिस्तान बचे। ये बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है जो हमारी एडवर्स फोर्सेस की पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान के आइन को हमारे अपने ही बड़े अदारे जो हैं वो इस तरह से इसके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जो पैदा हो रही है। एक रेट आज अगर मैं आपसे लास्ट कंक्लूडिंग क्वेश्चन ये पूछूं कि आमतौर पर जो है वो सीएम से हेल्प जो है वो गवर्नर लेता है। अब गवर्नर इनकारी है तो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने हमारे संजरानी साहब को भेजा, संजरानी साहब आए, कुछ पता नहीं चला, आए तो हेल्प लेने क्या हुआ। तो क्या फिर क्या चीफ जस्टिस ले सकता है हेल्प? यानी क्या कहीं ना कहीं से कोई इस आइन में कोई शिक, कोई गुंजाइश होगी ना अहमद अवैस साहब? नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन गलत है। हुआ ये है कि यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद का वोट नहीं हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही तो कैंडिडेट थे, वो चीफ मिनिस्टर के लिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस्तीफ़ा दे दिया था और वो एक मसला है कि वो इस्तीफ़ा जो है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के मुताबिक है या नहीं है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन उनके इस्तीफ़ा देने के बाद ये ऑफिस क्योंकि खाली हो गया तो चीफ मिनिस्टर जो स्पीकर थे पंजाब असेंबली के, वो खुद कैंडिडेट बन गए और हमजा शहबाज भी कैंडिडेट बन गए। अब इनका बाकायदा वो पहले एक डेट फिक्स की, क्योंकि स्पीकर खुद कैंडिडेट थे, इसलिए डिप्टी स्पीकर को कहा गया कि तुम ये कंडक्ट कराओगे हाउस की मीटिंग। हाउस की मीटिंग जो है वो 3 तारीख के लिए, वो 3 अप्रैल को ये इलेक्शन की डेट फिक्स हुई थी। लेकिन 3 अप्रैल को भी हाउस के अंदर एक काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो गया और लेडीज़ मेंबर जो हैं वो भी गुस्सा हुई, कुछ मर्द हजरात भी हुए, काफ़ी पोजीशन ख़राब हुई। तो हाउस को उस दिन इलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने एडजर्न कर दिया और एडजर्न किया 6 तारीख के लिए। और क्या हुआ बाद में कि 6 तारीख को की डेट जो है वो बदल के डिप्टी स्पीकर ने उसको 16 कर दी। मे भी उसका ये रीज़न होगा कि ये इनके कूल डाउन हो जाएं, क्योंकि बहुत इमोशनल है, लड़ाई झगड़ा था। वो 16 तारीख हो गई, 16 अप्रैल। और उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो ये पैदा हुई कि उन्होंने 5 तारीख को उसकी डेट जो है अपने आप ही तब्दील करके 16 से 5 तारीख की शाम की डेट रख दी, 7:30 बजे की। और उस ये सोची समझी स्कीम के तहत ये गालिबन काम किया गया, क्योंकि 5 तारीख की शाम को, 6 तारीख की शाम को वो फ्लैटिस होटल के अंदर, जहाँ पे MPs वगैरह तमाम उनको वहाँ पे रखा थे, उनके दूसरे ग्रुप के वहाँ पे मौजूद थे, उनको कमरों में रखा हुआ था, वहाँ से उनका इलेक्शन करवाया गया बाकायदा। और वो एक इलेक्शन हुआ जो कि स्पीकर जिसमें सिर्फ हमजा शहबाज ने ही पार्टिसिपेट किया और वो उसमें कोई उसकी नोटिफिकेशन नहीं है, कोई असेंबली के अंदर वो इलेक्शन नहीं हुआ। और वहाँ पे उस इलेक्शन में हमजा शहबाज को वो उन्होंने इलेक्टेड CM करार दे दिया। और उसके बाद आपने देखा होगा, फुटेज भी देखी होगी कि मरियम मोहतरमा जो हैं वो भी आके उनको मुबारकबाद दे रही हैं और सब लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। हम अहमद अवैस साहब से ये जानना चाह रहे थे कि वो जो क्राइसिस है, यानी बग़ैर चीफ मिनिस्टर के, बग़ैर पंजाब हुकूमत के, आज 24वां दिन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अहमद अवैस साहब भी, क्योंकि बहरहाल नुमाइंदगी एडवोकेट जनरल की ऐसे से करते हैं, इसमें बहुत सारे अवामिल महरिकात हैं जो लगता नहीं है कि जल्दी सुलझ सकें, कि प्रेसिडेंट अपनी जगह मौजूद हैं, संजरानी साहब कर नहीं सकते, अदालतें इस सिलसिले में क्या रोल अदा कर सकती हैं। तो सवाल ही सवाल हैं, इनके जवाब देखें कब आते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी हाँ, चैनलों के एक हलके ने कल शब को जॉर्ज गैलो, जो बड़े बरतानिया के मेंबर पार्लियामेंट रहे, बड़ा मारूफ कई हवाले से हैं, उन्होंने इमरान खान यानी कप्तान की हिमायत में बड़ा ज़ोरदार बयान दिया। और ग़ालिबन ये उसका हिस्सा है कि इमरान खान ने कहा था न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी महाज पर भी लड़ूंगा। हमारे साथ बड़े सीनियर सीजन्ड ब्रिटिश लेबर पार्टी के और एक्टिविस्ट थर्ड वर्ल्ड सॉलिडरिटी के मुश्ताक लाशारी साहब मौजूद हैं। मुश्ताक लाशारी साहब, गो के बड़ा नाम इनका सुना तो है, लेकिन ग़ालिबन आम पाकिस्तानी जॉर्ज गैलो साहब से इस तरह वाकिफ़ नहीं। ये जो इमरान खान के साथ इस तरह खुलकर आए हैं, तो क्या इसमें इनके बारे में था कि भुट्टो ख़ानदान से बड़े करीब रहे, कुछ दुश्मनी इमरान खान शरीफ ख़ानदान की है जिसके तरफ ये जॉर्ज हैं लाशारी साहब? मुजाहिद बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया। जॉर्ज गैलोवे के बारे में मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये एंटी अमेरिकन हैं और लेबर पार्टी से इनको एक्सपेल निकाला गया था जब इन्होंने इराक वार पे टोनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश को डॉग कहा था, कुत्ता कहा था इसने। और उसके बाद इसको अमेरिकन सेनेट में भी बुलाया गया इंक्वायरी के दौरान। इसको दुनिया जहान में बहुत पब्लिसिटी मिली, चूंकि इराक वार पे जैसे आप जानते हैं कि दुनिया के मुसलमानों का और एंटी अमेरिकन का और एंटी ऑक्यूपेशन का सब लोगों का एक नुक्ता नजर रहा है, जिसमें टोनी बेन, मुश्ताक लाशारी जैसे लोग और तमाम लोग जो हैं वो हामी हैं। तो पहला नुक्ता ये है कि जॉर्ज गैलोवे एंटी अमेरिकन है, खुल खुला के करते हैं। इनको पार्टी से निकाला गया, हालांकि पार्टी में बहुत सीनियर पोजीशन थी इनकी, और ये शायद टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी वजीर बनने वाले थे, लेकिन उस स्टैंड की वजह से इनका पूरा कैरियर तबाह हो गया। ये पार्टी से एक्सपेल हो गए, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई जो चल नहीं सकी, और अब भी ये एक वर्कर पार्टी के हेड है और यहाँ पे है। दूसरी वजह ये है कि ये शुरू से कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से इनका एक स्टैंड रहा है। जब ये पार्लियामेंट में थे या पार्लियामेंट से बाहर रहे, कश्मीर पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत और खास करके जब वाजिद शमसुल हसन हाई कमिश्नर बने यहाँ पे, तो इन्होंने कश्मीर के इशू को बहुत हाईलाइट किया। हालांकि फ़लस्तीन के इशू पे इनका उससे पहले भी स्टैंड था। फिर जब ये पार्लियामेंट से निकाले गए तो रशियन टीवी ने और कई दूसरे टीवी ने इनको एंकर बनाया, और अब ये रशियन टीवी पे एंकर हैं, और ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है वो भी रशियन टीवी पे है। चूंकि जॉर्ज गैलोवे एक पॉपुलिस्ट सियासतदान है, हमेशा ये पॉपुलर स्टैंड लेते हैं जिससे ये आगे बढ़ सके। लेकिन क्या इमरान शरीफ खानदान का इनकी क्या इसमें, यानी अगर भुट्टो खानदान से या उनसे कुर्बत का सबब उस ज़माने में तो ये हो सकता है कि वो शरीफों के मुखालिफ थे, यानी इस वक्त जो वो आए हैं कप्तान से ग़ालिबन क्या कोई ऐसा ताल्लुक भी शायद नहीं रहा, या रहा है उनकी मोहब्बत में आए हैं या सिर्फ शरीफ खानदान की दुश्मनी में आए हैं? ये अमेरिका की दुश्मनी में और रूस की दोस्ती में, और इनका जो फॉलोअर है वो एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान है। इन्होंने अल कायदा और आईएसएस को भी डिफेंड किया है। चूंकि जैसा मैं कह रहा था कि ये पॉपुलिस्ट सियासतदान है, पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे ये अब बिलियनर है, मिलियंस ऑफ पाउंड कमाते हैं रशियन टीवी से और दीगर इनकी जो तकरीरें होती हैं उनसे। नहीं, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है लाशारी साहब? क्रेडिबिलिटी जो है होती है, साख कैसी है क्रेडिबिलिटी जो होती है ना, जैसे साख कोई बरतानिया में पिछले तमाम इलेक्शनों में इनकी पार्टी का कोई काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हुआ। नहीं, इससे हटकर इलेक्ट हुए पाकिस्तान में नहीं, लेकिन क्या इनकी लोग, इनकी फॉलोअर है, फॉलोइंग है, इनकी बात सुनेंगे तो कप्तान को फायदा होगा या नुकसान होगा?
इनकी फॉलोइंग एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट में, जैसे मैंने कहा IISS, अल-कायदा और वो लोग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो इसको पसंद करते हैं, या लेफ्ट के लोग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो इनको पसंद करते हैं, जो एंटी अमेरिकन है। क्योंकि इसने हमेशा एंटी अमेरिकन स्टैंड लिया है, एंटी वेस्ट स्टैंड लिया है जब से इराक वार हुई है। तो इसका जो पूरा पॉपुलर बेस है वो सारा एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट और एंटी अमेरिकन है। अब ये रशियन टीवी के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा कमाने वाले उनके एंकर हैं। जैसे आपके मुल्क में मुजाहिद भाई, आप खुद भी एंकर हैं, लेकिन बहुत सारे एंकर खैर जॉर्ज गेलो जैसे या और एंकर बाकी जो है नहीं है। लेकिन शुक्रिया मुश्ताक लाशारी साहब, आपने, क्योंकि जब जॉर्ज गेलो कल मैंने कहा ना कि कई चैनलों में सामने आए और उन्होंने इमरान खान की हिमायत में बड़ा भरपूर तरीके से बयान दिया, तो बड़ा तजस्सुस मुझे हुआ। इनके बारे में सुन तो चुका था कि ये साबिक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, लेकिन मुश्ताक लाशारी ने इंफॉर्मेशन बढ़ाई कि ये रशियन टेलीविज़न और फिर इमरान खान के निकाले जाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर मॉस्को का भी है। और कहा यह जाता है कि जनाब इमरान खान का जो इक़्तिदार डावाडोल उस वक्त होना शुरू हुआ जब वो बास लोगों के कहने के बावजूद मॉस्को गए, फिर बाकी तो हाल की ही तारीख़ है। लेकिन जॉर्ज गेलो जिस तरीके से आए हैं, जितना स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने एंटी अमेरिकन, प्रो इमरान खान, एंटी नवाज शरीफ बात की है, ज़रा एक नया फ्लेवर सियासत में आया है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।